तुम्हारी 25 साल की उम्र हो गई है, तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो अगर इस तरीके के नोशंस सोसाइटी से आते रहेंगे कंटिन्यूसली, अगर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होता रहेगा तो लड़कियां आगे कैसे बढ़ेंगी, कैसे अपने हायर एजुकेशन, अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव करेंगी। कि लड़कियों को कम पढ़ाइए, क्योंकि अगर लड़की ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो वो हाथ से निकल जाएगी। और इस पे तो एक गाना भी मनोज तिवारी ने गाया है कि बबनी के लागल बस शहर के हवा। अरे बबनी के शहर के लागल बहावा औरी पढ़ावा। तो ऐसे ऐसे गानों से समाज में किस तरीके का मैसेज आता है और ऐसे पे आपका क्या विचार बनता है? आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो लड़की है सिर्फ इसलिए वो आवाज ना उठाए, वो चुपचाप सुनती रहे, सहती रहे, कमजोर बनी रहे तो वो लड़की अच्छी है, और जो लड़की आवाज उठा रही है वो खराब है। और जहाँ तक रेप की बात है या फिर हैरेसमेंट की बात है, तो हमारी कंट्री में तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं कि 2 महीने की लड़की, 4 महीने की लड़की 80 साल की बूढ़ी औरत के साथ तक रेप होता है। तो उसमें आप कपड़े को कहाँ तक गलत ठहराएंगे? आपसे अगर सीधा सवाल हो कि अगर आपके पास ऐसा कोई मौका है, क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, कि लड़का जो है वो कम पढ़ा लिखा है आपसे, अभी कोई काम भी नहीं करता है, और उससे अगर शादी करने का ऑप्शन आए, तो क्या आप वैसे ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे? दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा अपने मंच पे किसी न किसी खास व्यक्तित्व को आमंत्रित करते हैं। आज हमारे साथ हैं अर्पिता पांडे। अर्पिता पांडे, वैसे तो आप जानते हैं आईआईटी के बारे में, लेकिन आईआईटी के बारे में जो आपकी जानकारी है उससे बिल्कुल अलग आपको एक जानकारी मिलने वाली है। आईआईटी का जैसे ही एक शब्द हम सबके दिमाग में आता है तो हमें लगता है कि हमें आईआईटी के लिए जो है उसका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, उसके बाद हमें कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस जैसी चीज़ों में हमें मिलेगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईआईटी में कुछ और भी ऐसे ऑप्शंस हैं, सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आप आईआईटी जैसे संस्थानों में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। खास करके अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटीज़ जो है एक बहुत बड़ा विषय होता है। सोशल जो अवेयरनेस है, इन सब चीज़ों की भी पढ़ाई जो है आईआईटी कराती है, और ये आमतौर पर लोगों को नहीं पता होता है। तो हमारे साथ अर्पिता पांडे हैं, और ये इन्होंने आईएसएम धनबाद आईआईटी जो है उस ब्रांच का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, और वहाँ पे इन्होंने अपना जो रैंक है वो फर्स्ट लेकर आई हैं, और इनको वहाँ पे एडमिशन मिला है आईआईटी में। बट जो विषय है वो इंटरेस्टिंग है, वो ना तो मैकेनिकल इंजीनियर है, ना ही वो कंप्यूटर साइंस है, बल्कि वो ह्यूमैनिटीज़ पे है। और इसी विषय पे हम इनसे आज बात करने वाले हैं, महिलाओं के मुद्दे पे बात करने वाले हैं, लड़कियों के मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। आमतौर पे अगर हम बात करें तो जो चीज़ें आप सब्जेक्ट की बात कर रही हैं, आमतौर पे लोगों को लगता है कि जो आईआईटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैकेनिकल और कंप्यूटर साइंस या इस तरह की चीज़ों पे है। इसके बारे में आपका इंटरेस्ट कैसे आया और कैसे आपको जानकारी मिली कि हमें इस फील्ड में भी जाना चाहिए और वो भी आईआईटी से करना चाहिए इसे? तो व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सारे लोगों से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हम जानते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टरी और इंजीनियरिंग के अलावा और कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जिसमें बहुत हाई इंटेलेक्ट होता है या जिसमें आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। तो मैं बात करूँगी, मेरा खुद का सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। मैंने मास्टर्स और ग्रेजुएशन बीएचयू से किया है, और उसके बाद वहाँ पे मेरे जो सीनियर्स थे, मेरे प्रोफेसर्स थे, उन लोगों ने मुझे बताया कि आप यूजीसी नेट के थ्रू सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ही नहीं, बल्कि आप आईआईटी जैसे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस में भी जा सकते हैं। तो मैंने अपने आईआईटी की जर्नी जो है, इंटरव्यू की जर्नी, वो अपने मास्टर्स में ही शुरू कर दिया था। इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, मैंने इंटरव्यू दिया आईआईटी आईएसएम में, मेरा हो गया वहाँ सिलेक्शन, रैंक अच्छी लग गई मेरी। उसके बाद मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से भी हैं तो भी आप आईआईटीज़ में जा सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, और यूजीसी नेट और गेट के थ्रू आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एक आम लड़की जो मान लीजिए सिंपल सरकारी कॉलेज से पढ़ाई की हो, बहुत अच्छा स्कूलिंग नहीं रहा हो, तो क्या वैसी लड़के या लड़कियां भी उस तरह की पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, आईआईटी में जा सकते हैं? सर, क्योंकि मेरी खुद की जो एजुकेशन है टिल 8th मैंने खुद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई की है, और मेरी एजुकेशन भी बहुत बेसिक ही रही है। कोई बहुत हाई क्लास सोसाइटी से मैं नहीं हूँ, और ना ही बहुत हाई क्लास स्कूलिंग करी है मैंने। तो इसलिए जो भी बच्चे हैं, जो भी आईआईटीज़ के लिए ड्रीम कर रहे हैं, और वो बहुत एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो भी इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बट हाँ, उनका डेडिकेशन और उनका जो हार्डवर्क होना चाहिए वो बिल्कुल कंटिन्यूअस होना चाहिए। आप बिल्कुल पाथलेस मत हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका विज़न क्या है, आपको कैसे करना है। और हाँ, थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए। आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं, अपने प्रोफेसर से बात कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं जा सकते ऐसे इंस्टीट्यूशंस में? बिल्कुल जा सकते हैं। ओके।
क्योंकि आप एक लड़की हैं और आम तौर पे ये माना जाता है कि जो लड़की होती है उनको पढ़ाई के लिए इस तरह के परिवार में कई बार उतने परमिशंस नहीं मिल पाते। हालाँकि अब वक़्त बदल गया है, चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन फिर भी एक दबाव आ जाता है कि भाई आप एक समय आ गया है तो अब इसके बाद शादी कर लो और फिर उसके बाद आप पढ़ाई बाद में करना है। ऐसी चीज़ों पे आपका क्या विचार रहता है? सर देखिए, जैसे आपने कहा कि समय बदला ज़रूर है, लेकिन फिर भी समय उतना नहीं बदला है, जितना कि इक्वालिटी आने में हम कहते हैं कि 2047 का विकसित भारत आप कैसा देखना चाहते हैं। उसमें जो लड़के और लड़कियों की भागीदारी होनी चाहिए, जो मेल और फीमेल की भागीदारी की आप बात करते हैं, वो इक्वालिटी कैसे आएगी? अगर आप इस तरीके का प्रेशराइज़ करोगे लड़कियों के ऊपर स्पेशली कि अब तुम्हारी 25 साल की उम्र हो गई है, तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो अगर इस तरीके के नोशंस सोसाइटी से आते रहेंगे कंटिन्यूअसली, अगर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होता रहेगा, तो लड़कियां आगे कैसे बढ़ेंगी, कैसे अपने हायर एजुकेशन, अपने ड्रीम्स को कैसे अचीव करेंगी? और ये जो भेदभाव है कि तुम लड़की हो इसलिए अब तुमको नहीं पढ़ना चाहिए, तुम लड़के हो इसलिए अब तुम शादी कर लो, ये बहुत ही गलत मानसिकता है और इस मानसिकता को बहुत बदलने की ज़रूरत है अभी। आमतौर पे ये कहा जाता है कि लड़की होकर इतनी आवाज़ कैसे उठा सकती है? ये सवाल भले वो लड़का अगर आवाज़ उठाता है, ज़्यादा बोलता है, ज़ोर से बोलता है, तो उसको कुछ गलत तरीके से नहीं आंका जाता है। लेकिन अगर लड़की ज़ोर से बात करती है, तो फिर लगता है कि लड़की होकर इतनी आवाज़ कैसे ऊँची कर सकती है? तो सर ये हमारे समाज की हमेशा से समस्या रही है। उनको लगता है कि वही लड़कियां देवी स्वरूप हैं, जो बहुत शांत हैं, कमज़ोर हैं, जो कुछ बोल नहीं रही हैं। तो लड़की हो के आवाज़ कैसे उठा सकती हो, इस सोच से ही सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न होती है। क्योंकि आप ये क्यों सोच रहे हो कि वो लड़की है सिर्फ इसलिए वो आवाज़ ना उठाए, वो चुपचाप सुनती रहे, सहती रहे, कमज़ोर बनी रहे, तो वो लड़की अच्छी है। और जो लड़की आवाज़ उठा रही है वो खराब है। आवाज़ उठाना हमेशा, आप सही के लिए जब आवाज़ उठा रहे हैं तो वो आवाज़ हमेशा सही होती है, चाहे वो लड़की उठाए चाहे वो लड़का उठाए। हमें इस को बिल्कुल एक स्टेबल, एक बैलेंस तरीके से देखना चाहिए कि चाहे वो आवाज़ लड़का उठा रहा है, अगर सही के लिए है तो वो सही, अगर गलत के लिए है तो वो गलत। तो अगर लड़की भी आवाज़ उठा रही है सही के लिए, तो हम सबको उसका सपोर्ट करना चाहिए, ना कि ऐसी दकियानुसी बातें करनी चाहिए कि हाँ तुम लड़की हो, तुम आवाज़ क्यों उठा रही हो। कई बार समाज में और ख़ास करके परिवार को ये समझाया जाता है कि लड़कियों को कम पढ़ाइए, क्योंकि अगर लड़की ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो वो हाथ से निकल जाएगी। और इस पे तो एक गाना भी मनोज तिवारी ने गाया है कि बबुनी के सह लागल बस शहर के हवा। तो ऐसे-ऐसे गानों से समाज में किस तरीके का मैसेज आता है और ऐसे पे आपका क्या विचार बनता है? सर देखिए, यहाँ तक मुझे लगता है एक शिक्षा की बात है, तो हमें लड़के और लड़कियों को बराबर शिक्षा का अधिकार तो हमारी सरकार ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दिया है। तो जो भी लोग ऐसी बातें करते हैं कि लड़की है उसको कम पढ़ाओ नहीं तो हाथ से निकल जाएगी, तो ये सबसे बड़ी समस्या तो उनके सोच में है। या तो वो खुद बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जो ऐसी बातें करते हैं, और अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं और उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं, तो फिर आपकी पढ़ाई पर आपकी पढ़ाई खुद एक सोचने का विषय है कि क्या है। दूसरी चीज़, दूसरा पक्ष मेरा ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि वो पढ़ लिख लेगी ज़्यादा तो हाथ से निकल जाएगी, तो हाथ से निकल जाएगी वाला जो टर्म है वो टर्म ही पूरा गलत है। क्योंकि हाथ से निकलने का क्या मतलब है आपका? अगर लड़की पढ़ लिख लेगी, अपने अधिकारों को जानेगी, अपनी सारी चीज़ों को पता चलेगा उसको कि सरकार उसको कौन से राइट्स दे रही है, उसके पास कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके फ्यूचर को ब्राइट कर सकती है, जो गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, जो आपके समाज में और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, एनजीओज़ हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आपको अपनी बेटी को और ज़्यादा, उसको और प्रोटेक्शन देना चाहिए उन सारे लोगों से जो जिनकी ऐसी सोच है, और आपको उसे और ज़्यादा एम्पावर करना चाहिए कि नहीं बेटा तुम और पढ़ो और लिखो और अपने अधिकारों को जानो। और ऐसे जो लोग हैं इन लोगों के मुंह को बंद करो ये बोल के कि अगर लड़की पढ़ लेगी तो अपने अधिकारों को, अपने हाथ को, अपने माँ बाप को, सबको सशक्त करेगी। नहीं, ये इसलिए कई बार ऐसे उदाहरण सही हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि भाई जहाँ पे लड़कियां कम पढ़ी लिखी होती हैं, जब उनकी शादी होती है तो परिवार चल जाता है। और आजकल जितने भी केसेस आ रहे हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि अब लड़की ही जो शादी के बाद पति को हरास कर रही है, परेशान कर रही है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ज़्यादा सवाल कर रही है, ज़्यादा उस तरीके क्वेश्चन कर रही है। इस पर क्या कहते सर हैं? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि केसेस तो ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ वुमेन हरासमेंट हो रहा है। बहुत सारे पढ़े लिखे मर्द, जहाँ तक आप अगर डेटा निकाल के देखेंगे तो आज भी लड़के ज़्यादा पढ़े लिखे हैं लड़कियों से, अगर पूरे इंडिया का डेटा हम निकालते हैं तो क्या उन घरों में, जिन घरों में लड़के ज़्यादा पढ़े हैं लड़कियाँ कम पढ़ी हैं, क्या वहाँ पे वुमेन हरासमेंट नहीं हो रहा है? क्या वहाँ पे लड़के लड़कियों पर दबाव नहीं डाल रहे बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए जो वो लड़की नहीं करना चाहती है?
तो आप ये बताइए, अगर लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो वो सही को सही और गलत को गलत समझ पाएगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं या फिर समाज हमारा अगर ये सोच रहा है कि लड़की बस पढ़े लिखे नहीं, जिससे उसको पता ही ना चले कि उसके अधिकार कौन से हैं, तो हम जो भी चाहें उसके ऊपर थोप सकते हैं, तो सर अब ज़माना बदल रहा है। अब लड़कियां भी बदल रही, लड़कियों के माँ बाप की भी अब ये सोच हो रही है कि हाँ, मेरी बेटी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, उसे सही को सही गलत को गलत बोलना आना चाहिए। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक और जो समाज, क्योंकि मैं आज जो बातचीत करने वाला हूँ उसमें वैसे ही ताने पे आपसे आपकी राय जानना चाहता हूँ जो समाज पे आमतौर पे मिलते हैं। एक और बार बार ताना दिया जाता है कि बस थोड़ा स्मार्ट दिखने लगी है इसलिए बिगड़ जाएगी ये। सर ये तो मैंने अपने लड़कियों पे ये आमतौर देखा पे है। आरोप हाँ, लगता है। हाँ, हाँ ये आमतौर का आरोप है। हाँ। ये मैंने देखा है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि स्मार्ट हो गई है तो बिगड़ गई है, ऐसा, तो स्मार्टनेस जो वर्ड है वो आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? वो नजरिया क्या है आपका वो स्मार्टनेस का? अगर आप कहते हैं कि अमेरिका की लड़की बहुत, अरे अमेरिका से आई है या फिर फॉरेन से आई है, बहुत स्मार्ट है, तो वहां तो आप नहीं कह रहे हैं कि वो बिगड़ गई है। पर अगर आपके यहाँ की लड़की की सोच अगर थोड़ी आपकी सोच से थोड़ी ऊपर की हो गई है, या वो थोड़ा बेहतर सोचने की कोशिश कर रही है, या अपने बारे में आवाज उठा रही है या बोल रही है, तो उसको आप कह रहे हैं कि बिगड़ गई है। तो सर मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई बिगड़ने वाली जैसी चीज है। अगर वो स्मार्ट बन गई है, स्मार्ट दिख रही है तो। लड़कों से बात करना आज के डेट में एक आम बात है और सबको लगता है कि अगर कोई लड़की कहीं किसी लड़के से बातचीत करते हुए दिख गई तो उसका चरित्र जो है वो खराब है, उसके चरित्र पे ही सवाल उठने लगते हैं। साफ शब्दों में कहा जाता है कि कैरेक्टरलेस लड़की है, अगर ऐसी चीज़ें कोई देख लेता है तो ये कितना सही है ये? सर ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आप देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप नजरिए की बात करिए ना। लड़का अगर लड़की से बोल रहा है, या तो लड़की एकदम मूक दर्शक बन के तो नहीं बैठ सकती है, चुप तो नहीं रह, लड़का भी तो लड़की से बात कर रहा है। वहां पे आप ये नहीं कह रहे कि अरे हाँ, लड़का लड़की से बात कर रहा है तो उसका नजरिया खराब है, उसका कैरेक्टर खराब है, ये सारी चीजें। लेकिन अगर लड़की लड़के से हंस बोल ले रही है, दो बात कर ले रही है, तो आप कह रहे हैं या तो इसका अफेयर होगा या तो कैरेक्टरलेस है। तो सर ये जो नजरिया है हमारे समाज का, उसी को बदलने की जरूरत है, क्योंकि हर ब्लेम लड़कियों पे ही क्यों जाता है? नहीं, इस पे क्योंकि आता है ना, कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, आमतौर पे सवाल उठता है कि नहीं भाई इस तरह की चीज़ें आमतौर पे आ जाती है कि नहीं भाई वो लड़का लड़की अगर बात कर रहा है तो शादी तो होना नहीं है, शादी करना नहीं है, तो शादी नहीं करना है तो फिर इस तरह के अफेयर्स की ज़रूरत क्या है? सर अफेयर्स वाली बात ही इसमें नहीं आ रही है ना, क्योंकि क्या है कि अगर कोई लड़का लड़की साथ में कहीं घूम रहे हैं या बात कर रहे हैं कहीं पर खड़े होकर, तो लोगों को सबसे पहले यही लग जाता है कि अफेयर ही होगा। आप ये ही क्यों सोच रहे हैं कि अफेयर ही होगा? फ्रेंड्स भी तो हो सकते हैं, बैचमेट्स हो सकते हैं, साथ में पढ़ने वाले, साथ में लाइब्रेरी जाने वाले, साथ में जो भी उनके चीजें हैं वो करने वाले हो सकते हैं। और अफेयर की बात ही कहाँ से आती है? तो हमारी मानसिकता में है ना ये, कि हम सोच लेते हैं कि लड़का लड़की है तो अफेयर होगा। ऐसा तो नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप लड़कों को क्यों नहीं सोचते हैं कि हाँ, लड़का भी तो उससे बात कर रहा है, क्या पता लड़का उसे एड्रेस पूछ रहा हो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। और लड़के जाते हुए जब लड़कियों पे कमेंट करते हुए जाते हैं, तो आप ये कितने केसेस देखते हैं कि लड़कियां लड़कों पे कमेंट कर रही हैं? नहीं देखने मिलता है ना सर। तो ये हमारे नजरिए की बात है कि हम कैसे उस चीज को वहां पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो ये चीज आजकल एक नया ट्रेंड चला है, खास करके जब लड़की घर छोड़कर बाहर जाती है शहरों में पढ़ाई के लिए, तो लिव इन का एक मैटर हुआ है कि लड़के लड़कियां एक साथ रह के शादी के पहले, जिसको समाज जो है पूरी तरह से गलत मानता है, गलत है भी आमतौर पर ये। तो इन चीज़ों को कितना सही मानती है या फिर ये गलत है? नहीं सर, देखिए व्यक्तिगत तौर पर मैं लिव इन को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे समाज की जो मर्यादाएं हैं, जो लिमिट्स बनाई गई हैं शादी को लेके, या जिस भी चीज़ आप रिलेशनशिप की भी अगर बात करते हैं, तो जिन लिमिट्स को सेट किया गया है सोशल स्टैंडर्ड्स पे, जो सही हैं, जो लिमिट्स सही हैं, उन चीज़ को चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों को इक्वली मानना चाहिए। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं या जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, ये उनका पर्सनल मैटर हो सकता है, पर व्यक्तिगत तौर पर मैं इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं कर सकती। लीगल तौर पे तो ये राइट जो है सरकार ने दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो इसको किस तरीके से, क्या इस पे कोई बदलाव करने की ज़रूरत है या फिर इसको वापस लेना चाहिए? सर इसके बारे में मैं कुछ इसलिए नहीं कहना चाहूँगी, क्योंकि ये हर किसी का एक पर्सनल ओपिनियन होता है। तो अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात करेंगे, तो मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। ओके। कई बार कपड़े को लेकर के जिम्मेदार ठहराया जाता है। लड़कियों में ये माना जाता है कि लड़की जो है वो छोटे कपड़े पहनती है। छोटे कपड़े वो जानबूझ के पहनती है ताकि लड़कों का जो है अटेंशन उनको मिले, और उसके बाद जो क्राइम होते हैं, रेप जैसी घटनाएं होती हैं, वो कहीं न कहीं उसके लिए जिम्मेदार भी लड़कियां होती हैं। तो ऐसे विचारों पे आपकी क्या राय है? सर देखिए, कपड़े पहनने को, चलने को, बात करने को आप कभी
किसी तरीके का ये नहीं कह सकते कि हाँ वो खुद इनवाइट कर रही है, ठीक है, आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये सिर्फ सोच का विषय है सर। क्योंकि देखिए क्या है कि अमेरिका में या बाकी बहुत सारे ऐसी फॉरेन कंट्रीज जहाँ लड़कियां इससे भी शॉर्ट कपड़े पहनती हैं, पर वहाँ पर ऐसा कोई क्राइम नहीं होता इसके रिगार्डिंग। और जहाँ तक रेप की बात है या फिर हैरेसमेंट की बात है, तो हमारी कंट्री में तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस हैं कि 2 महीने की लड़की, 4 महीने की लड़की, 80 साल की बूढ़ी औरत के साथ तक रेप होता है। तो उसमें आप कपड़े को कहाँ तक गलत ठहराएंगे? तो ये सब हमारी सोच का विषय। आप सोच ही क्यों रहे हैं कि छोटे कपड़े पहने हैं तो इनविटेशन दे रही है? वो उसकी मर्जी है, उसका पर्सनल चॉइस है, पर्सनल ओपिनियन है, उसको बेटर लग रहा है वो पहन रही है, वो कंफर्टेबल है वो पहन रही है। आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हाँ वो इनविटेशन दे रही है और ऐसा कुछ भी, क्योंकि होने वाला तो सर साड़ी भी पहनी रहेगी औरत, उसके साथ भी हो रहा है। नहीं, लेकिन जैसे जो हम कहते हैं कि समाज में जो चीज़ें बनी हुई है, तो सामाजिक तौर पे छोटे कपड़े पहनने पे ही लोगों का विरोध है कि अभी हमारा समाज इतना डेवलप नहीं है। हम जिस तरीके से दक्षिणी सभ्यता को अपनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो क्या हमारा कल्चर भी यहाँ पे भारत में वैसा है? और अगर नहीं है तो फिर ये चीज़ें कहीं न कहीं गलत है। इस पे बात कर रहा हूँ मैं। सर मेरे कहने का मतलब, जहाँ तक आपने कहा कि पश्चिमीकरण की बात करी है आपने और आपने इंडियन कल्चर की भी बात की, तो पश्चिमीकरण और इंडियन कल्चर में सर डिफरेंस बहुत सारी चीज़ों में है। आप कहने का मतलब है कि इंडिया में तो कहते हैं कि हर नारी ही तुम्हारी माता के समान है, पर जब आप उस कल्चर को अपने अंदर इनकलकेट नहीं कर रहे हो, उस चीज़ को आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हो, बल्कि आप ये बोल रहे हो कि हाँ छोटे कपड़े पहनी है तो इनविटेशन दे रही है, तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है ना सर। अगर हम किसी आइडियोलॉजी को मान रहे हैं, किसी सभ्यता को मान रहे हैं, तो वो हमारी पर्सनल सोच होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम भारत में रहे तो ही भारतीय संस्कृति को माने, बाहर में रहने वाला भारतीय भी अपनी भारतीय संस्कृति को मान रहा है। तो ये आपकी सोच में होना चाहिए कि आप सोच से सोचो ना कि हाँ ठीक है भाई, वो उस लड़की का पर्सनल मैटर है, उसको जो भी पहनना है पहने। और हमारी संस्कृति सर इतनी कमज़ोर नहीं है कि छोटे कपड़े पहनने वालों के साथ हम इस तरीके का बर्ताव करें। आपको कभी घर से ऐसा ऑब्जेक्शन मिला अगर आप नहीं ऐसे सर, कपड़े पहने तो या मेरे फिर? घर से सर ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि ये हमारी पर्सनल चॉइस होती है। मेरा आज मैं ये ड्रेस पहन के आई हूँ तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं जो चाहूँ वो पहनूँ। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस, ये मेरा पर्सनल कंफर्ट डिसाइड करता है कि हाँ मुझे क्या पहनना चाहिए। और सामने वाले के लिए भी, अगर किसी सामने वाले ने भी ऐसा पहना है तो उसके बारे में भी मुझे यही सोचना है कि हाँ वो उसका मन, उसको जो मन आ रहे वो पहन रही है। तो फिर वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर जो वैसे डायरेक्टली इन चीज़ों को टारगेट करके कहते हैं कि इसी वजह से रेप जैसी घटनाएं होती हैं और इस तरह की चीज़ें बढ़ती हैं समाज में? उन लोगों को सर मैं डायरेक्टली यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लोग जिनकी ऐसी सोच है कि छोटे कपड़े पहनने वाली लड़की गलत है, उन लोगों को मैं डायरेक्टली यही मैसेज करना चाहती हूँ कि भैया दीदी जो भी हैं आप प्लीज़ अपनी सोच को बदलिए। क्योंकि सोच कभी ये डिसाइड नहीं करती कि हाँ कपड़े छोटे हैं, कपड़े बड़े हैं, क्या है क्या नहीं है। जब तक आपकी सोच ठीक नहीं होगी तब तक आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, और जब तक सर माइंडसेट चेंज नहीं होगा हमारी सोसाइटी नहीं चेंज होगी। आप कह रहे हैं कि 2047 का विकसित भारत कैसा होना चाहिए, आप इस सोच के साथ 2047 का विकसित भारत लाएंगे? मैं उन लोगों को बिल्कुल टारगेट करके ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि आपको अपनी सोच बदलनी होगी, तभी भारत बदलेगा, तभी विकास होगा हमारे समाज का। कई बार ये डायरेक्ट आरोप लगता है, जैसे लड़कों के पास एक आज़ादी है कि वो रात को 12 बजे तक घर लौटे, 1 बजे घर लौटे, 2 बजे लौटे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वही लड़की जब वो घर से बाहर जाती हैं तो उनके पास एक टाइम लिमिट होता है कि आपको 6 बजे के पहले या 7 बजे के पहले आपको घर वापस आ जाना है। और अगर कोई लड़की उसके बाद अगर लेट करती है तो ये सीधा-सीधा आरोप होता है समाज का कि ये लड़की बिगड़ चुकी है, पूरी तरह से चरित्र जो है इसका ठीक नहीं है और यही कारण है कि हमेशा ये बाहर लेट नाइट आती है ये। इस पर क्या विचार है? सर इस पर मेरा विचार ये है कि हमने अपने चारों तरफ समाज ही वैसा बना दिया है जो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। आप ये सोचिए 8 बजे के बाद अगर कहीं की लाइट ऑफ हो जाती है, 100 मीटर का अगर रास्ता है, अंधेरा है, तो वहाँ लड़की को क्यों डर लग रहा है? क्योंकि हमने अपने आसपास का समाज ऐसा बना दिया है जहाँ औरतें असुरक्षित फील कर रही हैं। तो आपको चाहे वो लड़का हो या लड़की, हर घर में अगर हर पेरेंट्स अपने लड़के और लड़की दोनों को इक्वल ट्रीट करें, दोनों को ये समझाएं कि टाइम लिमिट, चलिए ठीक है वो सबका अपने घर का पर्सनल चॉइस है कि आपकी क्या टाइम लिमिट है क्या नहीं, लेकिन जब तक आप अपने लड़के के अंदर ये भावना नहीं डालेंगे कि अगर कोई लड़की बाहर 12 बजे रात में भी जा रही है तो वो उसको परेशान करने का या उसको टीज करने का, टॉन्ट करने का तुम्हें कोई राइट नहीं है, तब तक हमारे जो भी महिलाएं हैं, जो भी लड़कियां हैं, तब तक वो सेफ फील नहीं करेंगे और उनके घर वाले सेफ फील नहीं करेंगे। घर वाले क्यों कहते हैं 10 बजे के बाद आप देखिए अगर कोई लड़की बाहर है उसके घर से 10 बार 20 बार कंटिन्यूसली फ़ोन आता है। क्यों फ़ोन आता है? क्योंकि आसपास का जो हमने समाज इस तरीके का बना रखा है जो लड़कियों के लिए बहुत असुरक्षित है, इसलिए उनके घर वाले परेशान होते हैं।
तो हमें इस समाज को बदलने की ज़रूरत है। और समाज कैसे बदलेगा? हर घर में जब चीज़ें बदलेंगी तभी हमारा समाज बदलेगा। तो आपका कहना है कि सोच जो है वो बेहद ज़रूरी चीज़ है, तभी जा कर के। कई बार शादी के बाद अगर हम बात करें तो शादी के बाद में ये देखा जाता है कि आपसी जो रिलेशन है वो अब बिगड़ते हैं जल्दी कई बार। जैसे अब शादियों में लोगों को ये भरोसा नहीं होता है कि पता नहीं ये शादी हो रही है, चलेगी कि नहीं चलेगी। और अधिकतर टाइम ये आरोप लगता है कि लड़कियां ही गलत होगी, और ख़ास करके अगर वो लड़की पढ़ी लिखी है या थोड़ा ज़्यादा महत्वाकांक्षी है तो उसको आरोप लगा दिया जाता है कि इसके ज़्यादा महत्वाकांक्षी होने की वजह से ही ये शादी नहीं टिक रही है, ये रिलेशन नहीं चल रहा है। तो सर देखिए, जहाँ तक महत्वाकांक्षा की बात है और जिसको करियर ओरिएंटेशन की बात है, तो वो तो सर दोनों में बराबर होता है। अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो उसे पता है कि उसे जीवन में कहाँ तक उड़ना है, अपने पंखों को कितनी उड़ान देनी है, कितनी सारी चीज़ें अचीव करनी है। ये लड़की को पता, अगर वो पढ़ी लिखी है तो। जैसे लड़कों को पता होता है कि आगे जाके फ्यूचर में हमें कितना पैसा कमाना है, कितना नाम कमाना है। तो आप ये सोच ही क्यों रहे हैं कि लड़की महत्वाकांक्षी है तो वो गलत है? आप उसको सपोर्ट करिए ना। जैसे लड़की, जैसे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं लड़की से कि शादी होने के बाद वो आएगी, वो मेरी जीवन संगिनी है, वो मुझे सपोर्ट करेगी हर स्टेप में, मेरे हर थिक एंड थिन टाइम में वो मुझे सपोर्ट करे। तो इन द सेम वे आपको भी उसे सपोर्ट करना होगा। आप उसके लिए हर्डल मत बनिए, बैरियर मत क्रिएट करिए, बल्कि आप उसको सपोर्ट करिए। क्योंकि जब आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो आपकी एक बेटर लाइफ जर्नी होगी, आप एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो इस तरीके का आरोप लगाना तो सरासर गलत है। एक शादी की मानसिकता जो है आमतौर पे होती है कि एक ऐसी बहू चाहिए, एक ऐसी पत्नी चाहिए जो परिवार को लेके चले, और ये परिवार वाली जो जिम्मेदारी है वो लड़कियों पर होती है। और ये आज की बात नहीं है, ये वर्षों से ऐसी चीज़ें हैं। अब ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी है कि जब वही लड़की जब शादी आती है तो पहले के परंपराओं को तोड़ते हुए कहती है कि ये सारी हमारी जिम्मेदारी है, परिवार संभालना मेरी जिम्मेदारी। कई बार ये कंट्रडिक्शन आता है और आपने देखे होंगे कई ऐसे केसेस आए हैं उन चीज़ों में। तो इस पर क्या विचार है आपका? नहीं देखिए, परिवार संभालने की जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये कोई 50-50 रिलेशन नहीं, ये 100-100 रिलेशन होता है। क्योंकि चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आप शादी के बंधन में बंध रहे हैं तो आप दोनों को ये पता होना चाहिए कि ये जिम्मेदारियां तो होंगी, संभालना तो होगा। तो इसलिए आप दोनों को ही 100% एफर्ट लगाना चाहिए उन रिश्तों के लिए, एक दूसरे के लिए, जिम्मेदारियों के लिए, करियर के लिए, ग्रोथ के लिए, हर चीज़ के लिए आपको 100% एफर्ट लगाना होगा। और हाँ, ये सोच से मुझे सख्त नफरत है कि आप ये जो थोप देते हैं कि ये अगर शादी हुई तो अब लड़की की ही जिम्मेदारी है उस पूरे घर को, उसके ससुराल वालों को संभालना, पति की सारी चीज़ों को संभालना, ये सोच गलत है। आप ये कहो ना कि दोनों मिल के संभालो। 100 दोनों मिलके खाना बनाए, दोनों मिलके कपड़ा धोए। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जो बात कर रहे हैं इससे बहुत सारे ऐसे सास होंगी जिनको बहुत नाराजगी हो जाएगी। तो देखिए, मेरा उनसे बस ये कहना है कि आपने ऐसा जैसे क्या है, बच्चा जब छोटा है, आपने सोशलाइजेशन के टाइम ही उसमें ऐसा डाल दिया है कि लड़की बर्तन धुलेगी, लड़की कपड़े धोएगी, तुम नहीं धोगे, तुम नहीं कर, तुम जाओ बाहर खेलने जाओ, चाहे अपने दोस्तों के साथ जाओ, लड़की है घर का काम कर लेगी। तो ये वहीं से सर प्रॉब्लम शुरू हो रही है। आप जब ये सिखाओगे कि दोनों भाई बहन को मिलके ये काम करना है, ये जिम्मेदारी दोनों भाई बहन, घर को देखना, घर की साफ सफाई, मैं बिल्कुल एक बेसिक बात कर रही हूँ, जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है, तो आप उसी टाइम से सिखाओ ना। फिर आपको क्यों ये लग रहा है कि अरे हमारा लड़का काम कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है? ऐसा नहीं है, वो दोनों सेम, आप बिल्कुल इक्वल ट्रीट करो। कभी उसकी तबीयत खराब है तो वो भी कुक कर सकता है, वो भी कपड़े धुल सकता है। तो ये दोनों की बराबरी की साझेदारी होनी चाहिए। एक आरोप आमतौर पे रहता है कि जो लड़की है वो अगर कम पढ़ी लिखी है या यूं कह ले कि अनपढ़ भी है और उसकी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जाती है जो पढ़ा लिखा है या किसी बड़े लेवल पे है, तो ये रिश्ते चल जाते हैं, अच्छे से चलते हैं। लेकिन जहाँ पे ये देखा जाता है कि लड़का जो है वो कम पढ़ा लिखा है या उसके पास वैसा कुछ बेहतर रोजगार नहीं और लड़की थोड़ी पढ़ लिख लेती है, तो फिर वो वैसे लड़के से, मतलब लड़की बेरोजगार लड़का नहीं चाहती है, लेकिन लड़का जो है वो बेरोजगार लड़की से या कम पढ़ी लड़की के साथ शादी कर लेता है। इसको कैसे आप देखते हैं? और ये आरोप है और ये लोग इसको सटीक मानते हैं। नहीं, मैं समझ रही हूँ आपकी बात, और ये बात है हमारे समाज में, मैं इस चीज़ को एडमिट करती हूँ, ये बात है। क्योंकि क्या है कि लोगों ने ऐसी मानसिकता बना दी है कि लड़का जो है वही ब्रेड अर्नर होगा, वही कमाएगा और परिवार चलाएगा। तो इसलिए लड़की के जो माता पिता होते हैं वो यही सोचते हैं कि लड़का, हमें लड़की से बेहतर चाहिए जो कि जिम्मेदारियां संभाल ले घर की, खर्चे संभाल ले घर के। पर अभी आप देख रहे हैं कि ये ट्रेंड थोड़ा बहुत अभी चेंज हो रहा है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, कि लड़की अगर अच्छा अर्न करे और लड़का उससे कम भी अर्न कर रहा है, बट दोनों की मानसिकता मिलती है, दोनों की सोच मिलती है, तो दोनों का ये है कि चलो जैसा भी होगा दोनों मिल के कर लेंगे।
तो ये है। बट हाँ, जो आपकी बात है वो आज भी सही है। गाँव वाले एरियाज़ जो हैं या जो मिडिल टाउन्स जो हैं, वहाँ पर ये बात सही है, क्योंकि घर वालों को हमेशा लगता है कि हमें अपनी लड़की से बेहतर लड़का चाहिए। तो ये उन जगहों के लिए बात सही है ऐसी बात। लेकिन ये सोच बदल रही है उन सिटीज़ में जहाँ पे अभी वेस्टर्न कल्चर का है या फिर समझदारी जो है वो लड़के लड़की की बढ़ गई है, तो वो दोनों साझेदारी में अपना जीवन चला लेते हैं। आपसे अगर सीधा सवाल हो कि अगर आपके पास ऐसा कोई मौका है, क्योंकि अभी आपकी शादी नहीं हुई है, कि लड़का जो है वो कम पढ़ा लिखा है आपसे, अभी कोई काम भी नहीं करता है और उससे अगर शादी करने का ऑप्शन आए, तो क्या आप वैसे ऑप्शन को एक्सेप्ट करेंगे? सर, मैंने कहा आपसे ना कि मानसिकता मिलनी चाहिए। क्या है कि ठीक है, लड़का अभी मुझसे कम पढ़ा लिखा है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, मेरे पास रोज़गार है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं हायर एजुकेशन में हूँ। तो अगर उस लड़की की मानसिकता मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा कि हाँ, हम दोनों एक साथ ग्रोथ कर सकते हैं लाइफ में, तो मैं उस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लूँ। क्योंकि मैं उसके ऊपर अपने आप को इम्पोज़ नहीं कर रही हूँ ना कि तुम्हें मेरा खर्चा चलाना है या तुम्हें मुझे पालना है, बल्कि हम दोनों मिलके एक दूसरे की ग्रोथ पे काम करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य में वो मुझसे ज़्यादा आगे बेहतर निकल जाए। मेरे सपोर्ट से, मेरे एक दूसरे का साथ देने से चीज़ें अच्छी हो जाएँ, तो मैं मान लूँगी उस चीज़ को। आशा करता हूँ कि ऐसे ही राय बाकी लड़कियों की भी हो जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें। करियर की बात जब आती है तो शादी में दिक्कत आती है, खास करके बहुत सारे, उसी से थोड़ा सा मिलता जुलता सवाल है कि जब लड़की की शादी होती है तो कोई भी परिवार ये देखता है कि लड़की किसी जॉब में ना हो, और अगर वो जॉब में है तो ये कोशिश करते हैं कि भाई आप कमिटमेंट करो कि आप जॉब छोड़ दोगे, खास करके प्राइवेट जॉब में है तो। ऐसे विचारों को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि वहाँ पे ये माना जाता है कि जब लड़का कमा ही रहा है तो लड़की को कमाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि अगर लड़की कमाने जाएगी, लड़का भी कमाने जाएगा, तो फिर ये परिवार कैसे चलेगा? बच्चे कैसे डेवलप होंगे? उनको कैसे देखा जाए, देख-रेख सर किया जाएगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। कहने का मतलब सर ये है कि आप सबसे पहले तो जो सोच है हमारे समाज में वो ये है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो आप पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में जॉब ज़रूरत हो सकती है कि हाँ, चलो ठीक है, ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि आपका सवाल है कि लड़का कमा ही रहा है, तो तुमको कमाने की क्या ज़रूरत है? तो वहाँ पर सर मैं जॉब को सिर्फ़ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से नहीं देखती हूँ, बल्कि एक जॉब करने से, कहीं पर जाने से आपका एक सोशल सर्कल क्रिएट होता है। आपके अंदर ग्रोथ होने के बहुत सारे चांसेस और अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। तो सिर्फ ये सोचना कि आप जॉब कर रहे हैं और सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, ये सोच गलत है। क्योंकि जॉब करने से सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। और वो जो आप कह रहे हैं कि घर में बच्चे कौन देखेगा, आपके घर की देखभाल कैसे होगी, तो सर वो सारी समस्याओं को अगर सुलझाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि रिश्ता साझेदारी का हो। रिश्ता साझेदारी का हो। अब अगर हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, तो अगर पति से अलग हो गई तो ज़रूर लड़की में ही कमी रही होगी। ये तो बहुत बड़ा टैबू है हमारे समाज के लिए आज भी, जो कि लगाया जाता है लड़कियों पर कि लड़की की ही गलती होगी, इसलिए या तो लड़के ने छोड़ा होगा या तो इसने लड़के को छोड़ दिया होगा। तो ये सोच तो सरासर गलत है और बहुत ही दकियानूसी सोच है ये, क्योंकि आज भी हमारे समाज के कई तबके के लोगों का ये मानना है कि लड़की जब तक सह रही है, कमज़ोर बनी हुई है, सारी जो भी चीज़ें, उस ज़िम्मेदारियाँ उसके ऊपर थोपी जा रही हैं, जब तक वो उन चीज़ों को बिल्कुल हंजी-हंजी करके मान रही है, तब तक लड़की बहुत सभ्य, संस्कारी, सुशील है। लेकिन जिस दिन लड़की उन ज़िम्मेदारियों से, उन थोपी हुई परंपराओं या जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके साथ आवाज़ उठा दी, अगर लड़के ने उसका सपोर्ट नहीं किया, लड़की ने अपने खुद के दम पर अगर अपना ससुराल या लड़के को छोड़ दिया, तो वो गलत नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी तरीके की नकारात्मक सोच से आप घिरे हुए हैं, किसी भी इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस में आप कंटिन्यूअसली घिरे हुए हैं जो कि सही नहीं है, तो उस जगह को जितनी जल्दी स्टेप आउट कर दिया जाए उतना ही बेहतर होगा उस लड़की के लिए भी और उन लोगों के लिए। मतलब तलाक ले लिया जाए। तलाक ले लिया जाए, आप ले सकते हैं सर, क्योंकि अगर आप किसी एक, कहते हैं ना कि किसी बीमारी को अगर आप सोने की परत से ढक दें तो वो बीमारी सही नहीं होती, वो घाव सही नहीं होता, बल्कि उसको क्योर करने से वो घाव सही होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हैं, ना आपकी ग्रोथ हो रही है ना उसकी ग्रोथ हो रही है, तो दोनों के लिए बेहतर ऑप्शन यही है कि भाई हम अच्छे तरीके से म्यूचुअली रिस्पेक्टफुली अलग हो जाए। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करो, मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ करूँ। और तलाक ले ले। हाँ, तलाक ले सकते हैं। फिर तो एक और बात आ जाती है ना कि तलाक जैसे मुद्दे पे ही आम तौर पे आता है, मेंटेनेंस के लिए डिमांड किए जाते हैं। वो इस तरीके से डिमांड होता है जिसमें ऐसा माना जाता है कि अब एक ट्रेंड बन गया है, लड़कियां जो है शादी कर रही हैं, 1-2 महीना रिलेशन में रही, उसके बाद कुछ आपस में विवाद खड़ा किया और फिर उसके बाद
मोटा पैसा मांग रहे हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ चाहिए, फिर इतना महीने का चाहिए, फिर उसके बाद उनका जीवन यापन किसी और के साथ होगा, ये कितना तक सही नहीं है? नहीं, इस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा जो पर्सनल वो है स्टेटमेंट है, वो इस चीज़ को लेके है कि अगर दोनों उस रिलेशनशिप में खुश नहीं है तो फिर उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि लड़की अगर इस काबिल है, एक स्टैंडर्ड सेट तो होना ही चाहिए कि हाँ भाई, अगर लड़की जॉब नहीं कर रही है तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो उन सारी चीज़ों को सहेगी, वो नहीं सहेगी, वो अकेले रह सकती है। लेकिन हाँ, ठीक है कि लड़की जो है वो जॉब नहीं कर रही है, तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट है वो लड़की को मेंटेनेंस के तौर पर मिलना चाहिए, जिसको हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। लेकिन ये जो आपने कहा कि जो ट्रेंड चल रहा है कि आप मोटा पैसा मांग रहे हैं, ये गलत है। इस चीज़ को मैं सपोर्ट नहीं करती कि आप 2 महीने की शादी करी और जानबूझ के जो भी चीज़ें आपके बीच में हुई, उसके बाद आप इतना मोटा पैसा मांग रहे हो। नहीं, आप खुद उस लायक हो कि आप खुद अपने आप कमा सकते हो, खा सकते हो और अपनी आइडेंटिटी को खुद इंश्योर कर सकते हो। एक हर बार मजाक में या जोक में भी कई बार ये चीज़ें आजकल सोशल मीडिया पे तेज़ी से चल रही है कि अगर बेटी का घर बसाना है तो उसको अपनी माँ से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। जो माँ अपनी बेटी से ज़्यादा बात करती है उसका घर टूट जाता है। इस पर क्या रिएक्शन है? नहीं सर, देखिए ये तो व्यक्तिगत सबका अपना पर्सनल चॉइस होती है। मेरी तो 5 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी 4 बहनों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। तो उस चीज़ पे तो हर फैमिली का अपना एक पर्सनल ओपिनियन होता है कि हाँ, बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक घर तोड़ने और जोड़ने की बात है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि कभी भी हमारे माँ-बाप कभी ये सिखाएँगे कि हाँ, तुम अपना ससुराल मत बसाओ या अपने ससुराल वालों को इम्पोर्टेंस मत दो। क्योंकि मेरी मम्मी तो खुद पर्सनली मेरी बहनों को हमेशा ये कहती हैं कि बेटा, पहले तुम अपने ससुराल का देखो। ससुराल वाले जैसा कहें, जिस तरीके के ट्रेडिशंस हैं उनके, जिस तरीके की चीज़ों को वो करने के लिए कहें, तुम वो फॉलो करो। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई माँ ऐसा सिखाएगी, और अगर ऐसा हो रहा है कुछ, तो वो तो सर उनका फैमिली मैटर है, उस पे मैं क्या ही बोल सकती हूँ। अभी एक हाल में एक पॉलिटिकल उस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रोहिणी आचार्य के बारे में नो डाउट आप जानते होंगे। वो अपने पिता को किडनी दिया उन्होंने, और उसके बाद जिस तरीके की घटनाक्रम हुई, उसके बाद उन्होंने आके सीधा कहा कि किसी भी बेटी को अपने मतलब ससुराल में अपने खास करके मायके में इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं करना, इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहिए, और ख़ास करके किडनी जैसी चीज़ें अगर देने की बारी आती है तो अगर भाई है तो नहीं देना चाहिए। इसको किस तरीके से देखते हैं? सपोर्ट नहीं कर सकती सर, क्योंकि हम 5 बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है। हाँ। और भाई अगर होता तब भी, जैसे हमारे कजन्स हैं, काफ़ी रिलेटेड हैं हम लोग, तो किडनी देने वाली जो बात है, वो तो सर एक आपका सैक्रिफाइस है ना अपने पेरेंट्स के लिए, वो हर बच्चे के अंदर होना चाहिए। सिर्फ किडनी, माँ बाप ने तो आपको पाला पोसा बड़ा किया, आपके अंदर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगा दिया, सब कुछ किया। तो ये जो, और आप उसके बैकग्राउंड की स्टोरी भी जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, किडनी नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा जो है अपने माँ बाप के लिए कोई भी सेक्रीफाइस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उस चीज़ को दूसरे लोगों को उससे अप्रिशिएट करना चाहिए। उस चीज़ के लिए हमेशा ग्रेटफुल होना चाहिए कि भाई तुम्हारे अंदर ये फीलिंग है, तुमने ये इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। तो उस चीज़ के लिए हमेशा उन लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए। और उनके साथ जो भी हुआ, उनके परिवार में जिस तरीके से चीज़ें उन्हें बोली गई या फिर उनको जो भी सुनना पड़ा, वो बहुत मतलब दुखद विषय है, किस तरीके से है। और ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए लोगों का कि परिवार में भाई है तो तुम कोई भी सैक्रिफाइस मत करो। एक पत्रकार जो है वो ये कहते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुमको मायके में रहने की क्या ज़रूरत है, अपने ससुराल में ही रहो, वहीं देखो। तो ये कहाँ तक सही है? सर देखिए, शादी के बाद नो डाउट हमारा जो समाज है वो उसके एक्सपेक्टेशंस यही हैं, स्टैंडर्ड्स यही सेट हैं कि शादी के बाद आप अपने ससुराल की चीज़ों में इन्वॉल्व रहो। लेकिन अगर किसी तरीके की आपत्ति आपके मायके में आ गई है, किसी भी तरीके की ऐसी ज़रूरत है जहाँ पर आपको लगता है कि आपको स्टैंड लेना चाहिए अपने माँ बाप के लिए, आपको कोई एफर्ट्स डालने चाहिए अपने भाई बहन के लिए, तो उस चीज़ को ये नहीं कहना चाहिए कि हाँ तुम्हारी शादी हो गई तो घर पर आया हो गया। ये कहना गलत है। आपकी जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है आप वहाँ पर रहिए। आपकी शादी हो गई है तो जाहिर सी बात है कि आप ससुराल में अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मायके से लड़की को पराया कर देना चाहिए। हमेशा जो सिंपैथी वाला जो पलड़ा होता है वो लड़कियों के तरफ ज़्यादा होता है। किसी भी एंगल में लड़की जो है रो दे, आंसू गिरा दे, तो वो सिंपैथी उनको ज़्यादा, भले वहाँ पे वो लड़की ही गलत है, लड़का सही है, तो वो सिंपैथी, तो ये सिंपैथी जो गेम होता है, क्या ये नेचुरली है या इसको बनाया जाता है उस तरीके से? नहीं सर, देखिए सिंपैथी गेम जैसी एज सच कोई चीज़ नहीं होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो मेरा ये है कि आज की लड़कियां इतनी सशक्त हैं, सबल हैं,
अपनी चीज़ों के बारे में जानती हैं, पढ़ी लिखी हैं, कि उनको ये कार्ड समथिंग चीज़ें खेलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक बात ये है कि किसके साथ ज़्यादा सिंपैथी है, तो सिंपैथी का कोई पर्सनल एक स्टैंडर्ड सेट नहीं होता है। सही को सही, गलत को गलत कहना चाहिए। सिंपैथी का मतलब ये नहीं आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साइड में हैं आप। क्योंकि अगर कहते हैं कि भाई लड़की रो दी तो 10 लोग उसके साथ चले गए, लड़का रो दिया तो 10 लोग उसके साथ चले गए। तो साथ जाने या सपोर्ट करने का विषय जो है वो बस सिर्फ इस चीज़ से तय होना चाहिए कि जो सही है हम उसका साथ दें, जो गलत है हम उसके खिलाफ रहें। एक नया ट्रेंड में और चीज़ें आई हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि जब लड़के लड़की की शादी हो रही है, शादी होने के बाद में जो लड़की पक्ष है, खास करके लड़की के माता पिता, माँ खास करके आरोप लग रहा है, जैसे उनको ये पता चलता है कि लड़का, पता क्या चलता है, पता करके ही शादी होती है कि लड़का अच्छा कमाने वाला है, उसके बाद उस परिवार का ये फोकस हो जाता है कि अब वो अपने बाकी परिवार को करना सब कुछ छोड़ दे और वो जो कमा रहा है वो सारा कंट्रीब्यूशन अपने ससुराल में करे, मतलब लड़की अपने मायके में करवाना चाहती है। और ऐसा कई जगह हो रहा है और ये ट्रेडिशनली देखा जा रहा है कि जैसे ही शादी होती है उसके 1-2 महीने बाद जो है परिवार से रिलेशन काट दो और फिर उनको अपने पक्ष में करके जो उधर का जो ग्रोथ है वो इधर खींच करके अपने तरफ डेवलपमेंट है। ये किस तरह की सोच है ये? ये गलत सोच है सर, मैं इस चीज़ को कभी सपोर्ट नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भी चीज़ें हैं, लड़का अगर अच्छा अर्न कर रहा है तो उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। लड़की अगर अच्छा अर्न कर तो लड़की को भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। लड़की की शादी हो गई बट स्टिल शी इज़ अर्निंग, तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपने परिवार को छोड़ दे और बस अपने इन-लॉज़ में ही अपना सारा पैसा या जो भी चीज़ें हैं, वो लड़की की चॉइस होनी चाहिए कि मुझे अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ खर्च करना है। उसके ऊपर ये दबाव नहीं होना चाहिए कि हाँ, तुम्हारी शादी हो गई तो तुम्हारा जो भी इनकम हो रही है तुम्हारी, तुम इसी फैमिली में खर्च करो। तो ये एक और चीज़ जो आरोप लगता है कि लड़की जब खुद फैसले लेने लगती है, आमतौर पे पुरुष समाज में, पुरुष प्रधान देश में ये होता है कि लड़के फैसले ले रहे हैं तो उस निर्णय को सबको मान्य होता है। लेकिन जब लड़कियां फैसले लेने लगती हैं तो फिर आरोप लगते हैं कि ये लग रहा है ज़्यादा पढ़ी लिखी हो गई है, ज़्यादा पढ़ाकू दिख रही है, अपने आप को ज़्यादा ओवर स्मार्ट दिखा रही है, ये अब खुद डिसीजन। इस पर क्या विचार है? देखिए, जहाँ तक अपने डिसीजंस खुद लेने की बात है, लड़की के पढ़े लिखे होने की बात है और स्मार्टनेस लड़की के अंदर होने की बात है। तो जहाँ तक डिसीजन लेने की बात है, हम एक ऐसे सोसाइटी को विजुअलाइज़ कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जहाँ पर लड़का-लड़की जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, बल्कि दोनों बराबर हो। ये ना कहा जाए कि पुरुष प्रधान समाज है इसलिए लड़के की बात मानी जाएगी और लड़की को डोमिनेट किया जाएगा। तो ये सोच ही गलत है। अगर लड़की अपने लिए डिसीजंस ले रही है तो उसके लिए भी उसको आज़ादी होनी चाहिए। अगर लड़का अपने लिए डिसीजन ले रहा है तो उसके लिए भी आज़ादी होनी चाहिए। अब देखना घर वालों को या साथ वालों को ये है कि सही क्या है। वो सही डिसीजंस ले रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट करिए, अगर वो गलत डिसीजन ले रही है तो आप उसको सपोर्ट मत करिए, आप उसको समझाइए, दिखाइए कि नहीं बेटा ये गलत रास्ता है, ये मत चुनो। क्योंकि मैं आज आपके साथ यहाँ पर ये मंच साझा कर रही हूँ, ये मैंने अपने डिसीजंस खुद लिए हैं और मेरे माँ-बाप ने मुझे लेने दिया है कि हाँ बेटा, तुम जो भी कर रही हो, जिस भी तरीके से कर रही हो अपनी लाइफ में, अपने करियर को लेके, हम तुम्हारे साथ हैं। तो हमें हमेशा सही पक्ष को सपोर्ट करना चाहिए। कई बार ये भी चीज़ देखने को मिलता है कि मतलब अगर दोस्त ज़्यादा हैं, कई बार फ्रेंडशिप को लेकर के लड़के के 10, 20, 25 दोस्त हों कोई दिक्कत नहीं है, उनके घर में कोई पार्टी हो 20, 25 दोस्त उनके आ जाएँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब यही सेम चीज़ लड़कियों के साथ आता है कि उनके साथ अगर ज़्यादा दोस्त हो जाते हैं तो फिर इसको लेकर आरोप लग जाते हैं कि फिर ये लड़की बिगड़ी हुई है कि इतने सारे फ्रेंड हैं, इसका कैरेक्टर सीधा आता है आरोप कि खराब है। सर देखिए, फ्रेंडशिप जो है वो तो एक सोशल नेचर है ना। जैसे हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, कुछ लोग बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, कुछ लोगों को घुलने मिलने में समय लगता है। तो आप उन दोनों लोगों में से किसी को भी सही या गलत नहीं कह सकते हैं। फ्रेंडशिप करना, बातचीत करना, ये एक सोशल इंटरैक्शन का विषय है। तो अगर लड़की के फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, लड़के के फ्रेंड्स कम हैं, तो इससे आप ये नहीं बता सकते हैं कि लड़की खराब है, लड़का अच्छा है, लड़का खराब है, लड़की अच्छी है। तो फ्रेंड्स का होना ना होना ये एक वो माइंडसेट में होना ही नहीं चाहिए कि लड़की के अगर फ्रेंड्स ज़्यादा हैं तो लड़की खराब है, कैरेक्टरलेस है। ये एक सोशल इंटरैक्शन का विषय है ना। आप ऐसे समाज में रहे जहाँ पे 2 ही तरीके के लोग हैं, लड़का या लड़की। तो आप जिससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिससे दोस्ती हो गई, बॉन्डिंग बढ़िया हो गई, वो दोस्त बन गए। तो हमारी जर्नी में तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनसे आपका फ्रेंडशिप होगी, आपकी बहुत सारी चीज़ें मिलना-जुलना होगा, बॉन्डिंग होगी, गैदरिंग होगी, सब मिलते हैं एक-दूसरे के साथ। तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ, लड़की के फ्रेंड्स हैं तो लड़की कैरेक्टरलेस हो गई।
ये तो बिल्कुल मतलब दोहरे लेवल की मानसिकता है। इसी से कई बार चीज़ें जो हैं घर परिवार से ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है तो अभिमानी हो गई। अगर वो चाहती है कि भाई हम इंडिपेंडेंट हो जाएँ या फिर हम खुद अपने दम पे अपने पैरों पे खड़ा हो, तो समाज एक उस पे आरोप लगाता है कि ये लड़की बहुत अभिमानी हो गई, घमंडी हो गई। ये चाहती है कि अब सब कुछ हम करें। तो सर हमें ऐसे ही समाज को तो बदलना है ना। जो समाज ये सोचे कि लड़की अपने डिसीजंस ले रही है तो बहुत स्मार्ट बन रही है। लड़की अगर पढ़ी लिखी हो गई, अपनी चीज़ें खुद करना चाहती है तो वो अभिमानी हो गई। तो हमें ऐसे ही समाज को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक ये माइंडसेट की बात है, जब तक ये माइंड वो समाज के लोग कौन होते हैं? हम कहते हैं अरे 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? वो 4 लोग कौन होते हैं? वो हमारे आस-पास के ही लोग होते हैं। तो हमें इसी ऐसे ही समाज को बदलने की ज़रूरत है जिन लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियाँ अपने डिसीजंस खुद नहीं ले सकती हैं। आप उनको उनको पढ़ने लिखने दो, उनके राइट्स के बारे में उनको पता होने दो, उनके डिसीजंस लेने दो, उनको सबल बनने दो, उनको देखने दो कि हाँ वो किस तरीके का समाज है, किस तरीके से वो लड़ेंगी आगे चल के फ्यूचर में ऐसी सारी मानसिकताओं से। तो आप ये समझ ही क्यों रहे हैं कि अपने डिसीजंस ले रही है तो बहुत अभिमानी हो गई। बल्कि आपको और अप्रिशिएट करना चाहिए लड़कियों को और एम्पावर करना चाहिए कि हाँ बेटा तुम अपने डिसीजंस खुद लो, अपना आगे का फ्यूचर खुद सोचो। पति के खिलाफ बोली औरत की यही औकात है। जैसे पति से किसी बात को लेकर के अगर आपस में थोड़ा-सा बर्स्ट हो गया। तू मैं हो जाता है, तो इसमें सीधा हो जाता है कि अगर पति को बोलने की इतनी हिम्मत हो गई कि पति को बोल रही हो, ऊँची आवाज़ में बात कर रही हो। यही तो प्रॉब्लम है ना सर कि ये हमने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि पति हमेशा डोमिनेटिंग रहेगा, लड़की हमेशा रिसेसिव रहेगी, लड़की हमेशा सुनेगी, लड़की नहीं बोलेगी। तो ये जो हम जब हमारे सोशियोलॉजी में एक टर्म है सोशलाइजेशन, समाजीकरण। जब आप बच्चे को जब आप ब्रिंगिंग कर रहे हो आप बच्चे की, तभी आपने उसके अंदर वो डाल दिया है कि भाई बोल सकता है, बहन नहीं बोल सकती है। तो फिर वही भाई कल को जाके जब पति बनता है तो उसको लगता है कि अरे मेरी माँ मेरी बहन ने तो कभी मेरे सामने आवाज़ नहीं उठाई, ये कैसे आवाज़ उठा रही है, ये इतनी इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि पति के सामने बोल रही है। तो हमें उसी समाज को, उसी मानसिकता को बदलना है कि बोल दोनों सकते हैं। कई बार शिकायत को लेकर बात आती है, कंप्लेंट्स जो होते हैं कई बार अगर देखा जाए दोनों तरफ से होने ही चाहिए। अगर किसी को किसी से किसी बात पे मतभेद है या विचार नहीं मिल रहे हैं तो कंप्लेन होनी चाहिए। लेकिन अगर वही कंप्लेन लड़की कर देती है तो ये कहा जाता है कि ये घर तोड़ने वाली है, ये घर को तोड़ रही है। तो वही बात है ना कि लोगों को हमेशा यही लगता है कि लड़की है तो वो बस सुने। वो वो उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि अरे वो बिल्कुल एकदम सुनती रहे, सारी चीजें सहती रहे। और वहां जहाँ लड़कियां आवाज उठा देती हैं वहां लगता है कि अरे ये लड़की तो घर तोड़ने वाली है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट ही समझ का है, माइंडसेट का है। परिवार का जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, जो समाज में जो उसकी एक स्थापित होती है चीज़ें कि भाई हम एक प्रतिष्ठित समाज से या परिवार से आते हैं, इसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो सिर्फ लड़कियों पे ही क्यों दिया जाता है? लड़के गलत करे तो उस पे आरोप नहीं लगते हैं, उससे इज्जत कम जाती है और लड़की अगर कुछ करे तो उससे इज्जत ज़्यादा जाती है। ऐसे समाज में ऐसी सोच को किस तरीके से देखते हैं आप? ऐसे समाज की इस सोच को मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करती हूँ ऐसी सोच को। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद यही सारे रीजंस हैं जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। क्योंकि बचपन से ही लड़कियों को कहा जाता है कि अरे कोई आ गया है बाहर तो तुम बाहर मत जाओ। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ के मैं सर आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ कि अगर कोई बाहर आ गया है तो तुम बाहर मत जाओ, तुम तेज आवाज़ से बात मत करो, तुम तेज आवाज़ से हंसो नहीं, क्योंकि उससे लोग सोचेंगे कि कैसी घर की लड़कियां हैं। वो इज्जत का पूरा जो ठेका है ना वो लड़कियों पे ही रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ माइंडसेट का है। अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं, अगर लड़का गलत करके आ रहा है बाहर तो उससे भी परिवार की उतनी ही इज्जत जा रही है जितनी कि लड़की कुछ गलत करके आ रही है तो है। अगर हम परिवार में बात करें, इनकम्स को लेकर के हमारे स्टैंडर्ड सेट होते हैं। इनकम्स अगर ज़्यादा हैं तो उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इनकम कम है तो उसे महत्व कम दिया जाता है। खैर ये भाइयों में और बाकी अगर मर्दों में होता है तो ये एक अलग बात है। लेकिन जब वही पति पत्नी के बीच हो जाता है कि अगर पत्नी ज़्यादा पैसे कमा रही है, पति कम पैसा कमा रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं वो रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और प्रैक्टिकल लाइफ की चीज़ें हैं इसमें। तो सर क्या है कि अगर पति कम कमा रहा है तो उसके अंदर वो डिप्राइवनेस जो है वो उसके अंदर खुद से समझने से पहले
जो आस-पास के 4 लोग हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं कि अरे भाई तुम्हारी बीवी तो तुमसे ज़्यादा कमा रही है, तुम्हारी क्या इज़्ज़त होगी फिर उस घर में जिसमें तुम तो इतना कम कमा रहे हो। तो वो जो 4 लोग हमारे समाज के हैं, वही बोल-बोल के उस माइंडसेट को बिल्ड करते हैं जो कि लड़के के अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं जिससे कि फिर लड़के-लड़की के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और लड़कियों को भी जो आस-पास के लोग हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं कि अरे तुम तो इतना ज़्यादा कमा रहे हो, तुम्हारे पति तो तुमसे कम कमाते हो, उसकी क्या इज़्ज़त होगी। तो ये जो दोनों तरफ के लोग, ये जो 4 लोग हैं हमारे आस-पास के, उनका ही सबसे बड़ा एक इसमें हाथ होता है रिश्ते खराब कराने का। तो मैं यही कहूँगी कि दोनों को इस चीज़ को पर्सनल एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझना चाहिए कि पैसे कमाना कभी भी साझेदारी का विषय ही नहीं होना चाहिए, कि पैसा चाहे तुम ज़्यादा कमाओ या मैं ज़्यादा कमाऊँ, रहना तो दोनों को साथ ही है। तो चाहे तुम खर्च करो या मैं खर्च करूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, अगर हमें साथ रहना है तो। कई बार रहने को लेकर बात आती है, जब गांव से या अपने परिवार से जब लड़की पहली बार बाहर जाती है, और या फिर कई बार लड़कियां ये डिमांड करती है कि मैं अकेले रहना चाहती हूँ, अकेले सारी चीज़ों को करना चाहती हूँ, या पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर। तो इस पर भी कई बार लोग जो है वो गलत सवाल उठाते हैं कि ज़रूर ये अकेले रहना चाहती है, कुछ गलत कर रही होगी, कुछ गलत ही इसके विचार में चल रहा होगा। जब ऐसी लड़कियों के साथ जो अलग रहना चाहती है उनके लिए क्या मैसेज होगा, और जो ऐसा आरोप लगाते हैं उनके लिए क्या कहना है आपका? जो लड़कियां अलग रहना चाहती हैं उनके लिए तो मेरा सीधा मैसेज यही है कि अकेले रहना एक बहुत बड़े मतलब क्या कह सकते हैं कि एक बहुत उसके लिए बहुत पावर चाहिए होती है। किसी नए शहर में आप जा रहे हैं, इस चीज़ को मैं पर्सनली रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैं जब अपने घर में बहुत पैम्पर्ड चाइल्ड थी अपने घर में। मैं जब घर से बाहर निकली बनारस, जब मैं अकेले रही, तो बहुत सारे संघर्ष होते हैं। जब लोग अकेले रहते हैं तो बहुत जीवन में बहुत ऐसे संघर्ष होते हैं जो आपको अकेले सहना पड़ता है। जब कई बार ऐसा होता है कि आपका मनोबल टूटता है तो खुद को अकेले संभालना पड़ता है, और घर से जब फ़ोन आता है तो उसमें भी आंसुओं को पोंछ के कहना पड़ता है कि हाँ सब ठीक है। तो इसमें बहुत संघर्ष होता है। लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि अकेले लड़की रह रही तो बहुत फ्रीडम वाली होगी, पता नहीं कुछ गलत ही कर रही होगी तभी अकेले रहना चाहती है, उन लोगों को मैं ये साफ सीधा बहुत सख्त मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लोग को अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि 4 लोग जब उसके साथ रह रहे हैं तो गलत करने वाला वहाँ भी गलत कर सकता है, और नहीं गलत करने वाला अकेले रह के भी गलत नहीं कर सकता। तो आपकी सोच में आ ही क्यों रहा है कि अगर वो अकेले रह रही है तो वो गलत करेगी? ये भी तो हो सकता है कि वो अकेले रहना चाहती है जिससे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ पाए, ज़्यादा फोकस कर पाए, डेडिकेशन ज़्यादा दे पाए, कोई इसको डिस्टर्ब ना करे। तो ये सोच हमें सोचनी चाहिए कि भाई लड़की अकेले रह रही है तो वो बहुत बहादुर है जो सारी चीज़ों का सामना अकेले कर रही है। अगर हम घूमने फिरने की बात करें तो फिर वही बात आती है कि परिवार में अगर परिवार का लड़का अगर कहीं घूमने जाना चाहता है तो उसको ईज़िली परमिशंस मिल जाते हैं। जाती है। और अगर लड़की कहीं घूमने जाना चाहती है, हो सकता है कोई वैसे लोकेशन पे जहाँ पे उसको अपने एक्सप्लोर करने के लिए जाना हो, तो फिर उसे वो परमिशन देने में दिक्कत आती है, और सीधा आरोप लगता है कि अगर लड़की जा रही है तो कोई ना कोई वजह होगा। हाँ, तो देखिए क्या है कि इसके 2 पहलू हैं सर हमारे समाज में। क्योंकि क्या है कि एक तो सेफ्टी पर्पस हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है। लड़कियों की सेफ्टी को लेकर उनके पेरेंट्स हमेशा बहुत कंसर्न रहते हैं। लड़की अकेले कहीं जा रही है, जैसे लोग कहते हैं कि अगर तुमको जाना ही है तो तुम लड़कियों के ग्रुप में जाओ। तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? वो पेरेंट्स इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि बाहर का हमारा जो समाज है वो इतना असुरक्षित है लड़कियों के लिए कि उनके मन में डर रहता है कि लड़की अगर अकेले जाएगी या लड़कों के ग्रुप में जा रही है तो कुछ अनहोनी हो सकती है। तो हमें उस समाज को बदलने की ज़रूरत है जहाँ लड़की के माँ-बाप ये डरे ही नहीं कि हाँ, हम अपनी बेटी को भेजेंगे तो उसके साथ कुछ समस्या हो सकती है। मेकअप को लेकर के खासकर लड़कियां बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, उनका सारा जो फोकस होता है वो मेकअप को लेकर होता है, चाहे वो शादी के पहले की बात हो, चाहे वो शादी के बाद की बात हो। अब इस चीज़ को भी लेकर के लोगों का सवाल होता है कि भाई अगर वो मेकअप कर रही है, तो अगर वो कर रही है तो ज़्यादा दिखावा कर रही है, वो एक्सपो जब उसकी शादी हो ही गई मनपसंद लड़के से या उसके, तो फिर मेकअप की क्या ज़रूरत है फिर? तो मेकअप का जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है मेकअप को लेके वो ये है कि हमें अपने आप को हमेशा हमेशा मतलब सुंदर रखना चाहिए। ये नहीं दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अच्छा फील कराने के लिए। अगर आप अच्छा दिखते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं तो आपकी खुद के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है जो कहते हैं ना मेन कैरेक्टर सोल, तो वो हमेशा आपके अंदर रहती है अगर आप खुद को अच्छे से रखते हैं। तो ये सिर्फ मेकअप की बात नहीं है, ये हेल्थ की भी बात है, पढ़ने लिखने की भी बात है। अगर आप अपने आप को भरपूर महसूस करते हैं कि भाई हम सारी चीज़ों मेरे अंदर सारी फुलफिलमेंट्स हैं, तो उसकी वजह से लोग खुद को मतलब बहुत हैप्पी पॉजिटिव फील करते हैं। तो मेकअप को लेके जो ये नोशंस हो गए हैं कि ज़्यादा मेकअप करने वाली लड़की दिखावे वाली हो गई, ये सब ये बिल्कुल ही गलत बात है।
ये ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेकअप खुद के लिए कर रही है भैया, तुम्हारे लिए नहीं कर रही है। एक लड़की का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए कि वो लड़की ही रहे, मतलब उसके विचारों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार ये सवाल उठता है कि अगर लड़की जो है वो काम करना चाहती है और तो ये कहा जाता है कि अभी ये औरतों वाली मर्यादा तोड़ रही है, इसको औरतों का जो लिमिटेशंस है या जो लड़कियों की जो लिमिटेशंस है उस दायरे से बाहर निकल के मर्द बनने की कोशिश कर रही है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि लिमिटेशंस औरतों की सेट हैं, प्लस ये है कि वो मर्द बनने की कोशिश कर रही है। तो लिमिटेशंस कौन सेट कर रहा है? हमारा समाज कर रहा है। हमारे समाज ने तो लिमिटेशन सेट किया है कि 25 की उम्र में तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, 30 की उम्र में बच्चे हो जाने चाहिए, उसके बाद का तुम्हारा जीवन यापन अपने पति के, सास-ससुर के काम-धाम में, अपने घर के काम-धामों में व्यतीत करो। तो ये स्टैंडर्ड कौन सेट कर रहा है? समाज। और आप कौन होते हैं उस लड़की के स्टैंडर्ड सेट करने वाले? आपको तो ये राइट किसी ने दिया नहीं है कि आप स्टैंडर्ड सेट करें। लड़की का क्या स्टैंडर्ड होगा, वो कितने दूर तक जाएगी, ये सिर्फ वो लड़की खुद तय कर सकती है। आपको तय करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना कोई आप होते हैं तय करने वाले। दूसरी चीज़ ये है, आपने ये सवाल किया कि वो मर्द बनने की कोशिश कर रही है। तो पहली चीज़ तो ये है कि वो मर्द बनने की कोशिश करेगी ही क्यों? मर्दों में मुझे तो ऐसी कोई बहुत तोप चीज़ नहीं नज़र आती है जो बनने की उसको ज़रूरत है, क्योंकि लड़की अपने आप में ही फुलफिल्ड है। वो अपने आप में ही पॉजिटिव है, स्टेबल है और इंडिपेंडेंट है, तो उसको मर्द बनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट थॉट्स। अगर उसके थॉट्स हैं, उसका विज़न क्लियर है, उसकी लाइफ में सारी चीज़ें उसको कैसे करनी है अगर उसको पहले से पता है, तो उसको किसी और की तरह बनने की ज़रूरत ही क्या है? हर कोई अपने आप में यूनिक होता है, तो उसको मर्दों की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही बहुत ब्यूटीफुल हो। लड़कियों को लेकर के एक और है कि भाई कई ऐसे लड़कों का एक्सपीरियंस है जिनका किसी लड़की से रिलेशन रहा है, तो उनका मानना है कि लड़कियां बहुत चालाक होती हैं और रिलेशनशिप इसलिए करती हैं ताकि वो खर्चे करा लें और अपने सारे शौक सुविधाओं को पूरा कर लें और उसके बाद जब मतलब निकल जाता है तो फिर वो खुद चली जाती देखिए, है। ये ये तो हाँ, ये मैंने चीज़ें सुनी हैं और ये क्या है कि ये तो मतलब रिलेशनशिप टू रिलेशनशिप वैरी करता है, क्योंकि आपने ऐसे भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स देखे होंगे जिसमें जैसे मनोज सर का आपने देखा होगा जो धारिया मैम के साथ था जिनका। तो आपने ये देखा होगा कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स ऐसे भी होते हैं जिसमें लड़का बहुत लो होता है, लड़की अच्छी फैमिली से होती है, अच्छी जॉब में होती है, बट स्टिल वो उसको सपोर्ट करती है। तो इसमें लड़की भी तो कह सकती है कि मैं तुमको बहुत नीचे से उठाई हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे की मटेरियलिस्टिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए अगर कोई रिश्ता बन रहा है तो वो गलत है। वो चाहे लड़का कर रहा है तो भी गलत है, लड़की कर रही है तो भी गलत है, क्योंकि रिलेशनशिप्स हमेशा इमोशंस और उन चीज़ों पर बनते हैं। तो ये चाहे जो भी कर रहा है, मेरे लिए दोनों ही गलत है। एक और जो एकदम से बहुत ही बड़ा सवाल है ये कि जब कोई सफल होता है तो ये तो बार बार कह दिया जाता है कि किसी मर्द की सफलता में किसी औरत का हाथ है, तो ये तो इसको मजाक के तौर पे भी लोग लेते हैं, कटाक्ष के तौर पे भी लेते हैं। लेकिन जब कोई लड़की सफल हो जाती है तब फिर ये तय माना जाता है कि जरूर किसी न किसी लड़के या किसी मर्द का हाथ होगा इसमें। ये कितना तक सही है? ये इस थॉट को तो मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी सक्सेस जो भी मैंने लाइफ में आज तक अचीव किया है, जो भी मेरी चीज़ें हैं, तो उसके पीछे तो मेरी माँ का, मेरी बहनों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। क्योंकि मेरी बहन मुझसे जो बड़ी हैं, मेरी अनामिका दीदी, उन्होंने बीपीएससी तैयारी, अभी वो पटना में ही कार्यरत है, शिक्षिका हैं। तो बचपन से लेके सिंस चाइल्डहुड आज मैं आपके साथ यहाँ पॉडकास्ट ये मंच शेयर कर रही हूँ। यहाँ तक की जर्नी में शी इज़ द वन जो मेरे साथ हमेशा आयरन पिलर बन के खड़ी रही, मेरी बहन। उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट उन्होंने मुझे ऐसा शेप अप किया, इतना कॉन्फिडेंस जो आप मुझे यहाँ देख रहे हैं, मैं आपके साथ बात कर पा रही हूँ। ये सारे कॉन्फिडेंस का, सारी चीज़ों का, हर चीज़ का, मतलब हर एक ट्रेट्स अगर आप कहें, उन सबका क्रेडिट मेरी बहन को जाता है। क्योंकि मुझे शेप अप करने में, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, मेरे करेज को बढ़ाने में, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, जो भी आप कहें उसको, शी इज़ माई रोल मॉडल। तो आप ये कहना बिल्कुल गलत है कि लड़की के सक्सेस के पीछे किसी लड़के या मर्द का हाथ है। मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि मेरे पीछे मेरी बैकबोन मेरी बहनें और मेरी माँ रही हैं हमेशा। ज़्यादा इमोशनल कौन, लड़का या लड़की? देखिए, ये नेचुरल है कि लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती हैं। ये नेचुरल, इस तरीके से नेचर ने लड़कियों को क्रिएट ही किया है कि वो ज़्यादा इमोशनल होती हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर मर्द के अंदर स्त्रीत्व का कुछ गुण होना चाहिए और हर औरत के अंदर वो संघर्ष, वो बलिदान, वो करने का गुण होना चाहिए जो आमतौर पर लोग मर्दों से एक्सपेक्ट करते हैं।
उम्र में खास करके लड़कियों की शादी की जो पहले थोड़ी सी बात हमने की थी, अभी उसको थोड़ा सा डिटेल में चाहते हैं कि उम्र सेट कर दी गई है कि लड़कियों को इतनी उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। एक और चीज़ आपने कहा कि इतने उम्र में बच्चे हो जाने चाहिए, फिर ये हो जाना चाहिए। अगर हम बात करें तो क्या एक्चुअल एज होना चाहिए शादी को लेकर के, लड़कियों की सोच क्या होनी चाहिए? और कई बार जब सही समय पे शादी नहीं होती है या लड़कियां ना कहती हैं, कई बार परिवार पूछते हैं कि शादी कर देते हैं, रिश्ते आ रहे हैं या रिश्ते देख रहे हैं। जब लड़की सामने से मना करती है तो इसका सीधा एक वजह यही माना जाता है कि ज़रूर किसी न किसी लड़के के साथ रिलेशन में है या इसका कैरेक्टर सही नहीं है। तो सही उम्र क्या होनी चाहिए और ऐसे सिचुएशन में आपका विचार क्या है? सही उम्र की जहाँ तक मैं बात करूँ, जो मेरा व्यक्तिगत सोचना है कि मैरिज एज इज़ जस्ट अ नंबर। मैरिज की कोई एज सच एज नहीं होती है। इट्स ऑल अबाउट कि आपको राइट कंपेनियनशिप किसके साथ मिल रहा है और उम्र के किस पड़ाव में मिल रहा है। क्योंकि कहते हैं लोग, शादी हुई 2-3 साल बाद रिश्ता टूट गया। क्यों रिश्ता टूटा? क्योंकि उन दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कंपेनियनशिप है, वो सही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारी लड़कियां या लड़के जो भी अभी शादी की एज के पीछे भाग रहे हैं कि अरे यार मेरी 25 साल की उम्र हो गई, 27 साल की उम्र, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो नहीं, शादी के एज जैसी कोई एज नहीं होती है, बल्कि एक सही समय होता है जिसको लड़कियां कहती है कि जब तक मिस्टर राइट नहीं मिल जाता है, तब तक तुम शादी मत करो। और जहाँ तक ये है कि पीछे लड़के का चक्कर होगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि कई सारी बहुत हाईली एस्पिरेटेड वुमेन्स होती हैं जो अपने करियर को बहुत इंपॉर्टेंट मानती हैं। जैसे अगर मुझे पूछा जाए तो मैं खुद अभी अगले 5 साल तक मेरा खुद का शादी का कोई प्लान नहीं है। लेकिन समाज में मेरी उम्र की जो लड़कियां हैं उनकी शादियां या तो हो गई हैं या होने वाली या 5 साल के अंदर में हो जाएंगी। तो ये कहना सरासर गलत होगा कि हाँ, अगर ये 5 साल तक शादी नहीं कर रही है या उसके बाद भी अगर मैं शादी ना करना चाहूँ, तो लोगों का कहना है कि पीछे कोई लड़का होगा या किसी से चक्कर होगा या इसलिए शादी नहीं करी है, तो ये सोच एकदम गलत है। ऐसी सोच नहीं होनी सोच चाहिए। गलत है। तो आपने देखा कि अर्पिता पांडे ने अपने विचारों को कितनी बेबाकी से आप लोगों के बीच साझा की है और खुद, क्योंकि मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि इनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो काफ़ी गांव से हुई है और 8वीं क्लास तक इन्होंने अपने गांव के सरकारी स्कूल से ही इन्होंने पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के बारे में भी इन्होंने बताया अपने बारे में। तो आप इससे समझ सकते हैं, मूल रूप से अंतिम सवाल, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये जो इंस्पिरेशन है, ये जो आपके पास जो स्ट्रेंथ है, इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानती है? इसका जो स्ट्रेंथ है, इसके पीछे सबसे बड़ा डेडिकेशन जो है वो मैं अपनी मुझसे जो बड़ी बहन मेरी अनामिका पांडे है, उनको मैं सबसे बड़ा अपना आयरन पिलर, अपना आइडियल पर्सन मैं सिंस चाइल्डहुड मानती हूँ और टिल दिस स्टेज मैं उनको ही इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। लेकिन हाँ, इस यात्रा के दौरान जो मेरे मेंटोर्स रहे हैं वो मेरे प्रोफेसर्स और आनंद सर का बहुत मोटिवेशन, आईपीएस आनंद मिश्रा सर, जो कि अभी बक्सर के नवनिर्वाचित विधायक भी हैं। उनसे जब मेरी पहली मीटिंग हुई थी मेरे और मेरे पिताजी की, तो उस समय ही उनका जो विज़न था एक आदर्श बक्सर को देखने का, उस आदर्श बक्सर में औरतों की भूमिका कैसी होगी, औरतों का योगदान कैसा होगा, कैसे एक इंडिपेंडेंट एम्पावर्ड वुमेन होंगी वहाँ बक्सर में, उस चीज़ से मैं हमेशा बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहती हूँ। सर का जो विज़न है, उनका बात करने का तरीका है, सोचने का तरीका है कि वो 2047 में वो कैसा देखना चाहते हैं भारत को, भारत की महिलाओं को, उस चीज़ ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है। मैं बहुत मोटिवेटेड रहती हूँ सर से और मैं उनके उस विचारधारा में अपने आप को कंट्रीब्यूट करने का 100% कोशिश करूँगी कि मैं उस विचारधारा में अपना एक योगदान दे सकूँ। तो ये सब कुछ आपको एक मेंटरशिप जो है इस तरीके से प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी बेबाकी से अपने सारे जवाब को हमारे साथ साझा किया है। थैंक यू सो मच।